सभी विद्यार्थी साथियों को नमस्कार। यह जो है प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य की 27वीं क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। और पढ़िए, सभी लोग बेल आइकन को प्रेस करके आगे बढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करते रहिए। जो भी कमेंट में आपको कुछ भी कमी समझ आती है तुरंत कमेंट करके बताइए दोस्तों। मान लो आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत तुंगवंशी गुप्तवंशी शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त शासन का स्वरूप केंद्रित न होकर संघात्मक था। गुप्त राजा अनेक छोटे छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था, जहाँ से उसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। प्रवरसेन प्रथम ने वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए थे। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में भी थी। उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आगमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा विवेक को उससे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुबुद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसलिए उसे पतंजलि दर्शन भी कहा गया है। नव्य न्यायिक दर्शन का प्रवर्तन मिथिला के आचार्य गंगेश उपाध्याय की युग प्रवर्तक कृति तत्व चिंतामणि से हुआ है। इसके संवर्धन के लिए बंगाल के नवद्वीप के न्यायिक वासुदेव सार्वभौमिक दीधिकार रघुनाथ शिरोमणि तथा मथुरानाथ जगदीश एवं गदाधर भट्टाचार्य सुप्रसिद्ध हैं। भारतीय दर्शन में चारवाक दर्शन जड़वादी भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श है याव जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कृतः। जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिए, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया था, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ होता है निर्णय होता है। न्याय दर्शन में कुल 16 पदार्थों एवं तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया। न्याय दर्शन का मूल है गौतम कृत न्याय सूत्र। कर्म का सिद्धांत मीमांसा के से दर्शन संबंधित है। इससे पूर्व मीमांसा कर्म मीमांसा धर्म मीमांसा भी कहते हैं। जैमिनी में पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया गया था। मीमांसा के प्रखर एवं उद्भट आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है, जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म एवं दर्शन का पुनः प्रतिष्ठा की। पूर्व मीमांसा वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जा सकता है। मीमांसा दर्शन में वेद को शाश्वत सत्य माना जाता है। मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया। उत्तर मीमांसा में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया। मीमांसा वेदांत न्याय वैशेषिक तथा सांख्य योग भारतीय षड्यंत्र के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा और वेदांत षड्यंत्र षड दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं, जिनके प्रणेता क्रमशः कपिल पतंजलि गौतम कणाद जैमिनी बादरायण थे। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत। वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। इन वेदांत दर्शन की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर कई उप संप्रदाय इसके प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैत, माधाचार्य का द्वैतवाद। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों में से एक थे। चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था। प्रथम प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशी संवार के प्रतिष्ठापुर में राजधानी की स्थापना की गई। अग्निकुल में राजपूतों का सर्वाधिक
प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की संख्या में संबंधित होने के कारण इसमें प्रतिहार में गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल से प्राप्त होता है। लेख में भाण हुआ है। बाण भट्ट के हर्षित में गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक नागभट्ट प्रथम था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने स्वच्छ मलेक्ष शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध पर अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण के पश्चात भारत की रक्षा की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की। उसने मानखेड़ को अपनी राजधानी बनाई। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उन्हें हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ करवाया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे भावन नामक स्थान पर हुआ। सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इनके पिता राष्ट्रकूट तथा गोविंद तृतीय भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। मौखरी गुप्तों के सामंत थे, मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा, हरग्रह वर्मा थे। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना के इसके दरबारी कवि बाण भट्ट की कृत हर्ष से प्राप्त होती है। इससे कई जुड़ी सूचनाएं कल्लड़ कृत राजत रंगड़ी में भी मिलती है। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ साथ कन्नौज के राजसिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह राज्यश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। अन्य धर्मों में महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, महापुरुषों आदि के साथ उपस्थित थे। इस सभा की अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय में प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसमें महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित हुआ था। उसने 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। हर्ष की विजयों की फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। इस स्थिति में दोनों के बीच असंभावी हो गया था। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच यह बीच में युद्ध हुआ। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति ह्वेनसांग का विवरण इस युद्ध के साथ से होता है। हर्षवर्धन के समय की प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत के आगमन की है। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सियुकी कहा जाता है। इस भीनमाल की यात्रा की थी। इसने यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। ह्वेनसांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। उनके अनुसार व्यापारिक मार्गों एवं घाटों की बिक्री आदि वस्तुओं पर आदि भी कर लगते थे, जिसके राज्यों को प्राप्त धन होता था। ह्वेनसांग के चीन के तांग वंशी शासक ताई सुंग का समकालीन था। इसके राज्य का नागरिक था। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया था। उस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ह्वेनसांग बताता है कि थानेश्वर के समृद्ध प्रदान का कारण यहाँ का व्यापार ही था। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे महोदया, महोदयश्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया। अतः इस अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया। 8वीं सदी शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम। इस समय के अंदर गुर्जर प्रतिहारों में सफलता मिली। चीनी यात्री सिंह 671 से 695 ईस्वी तक युवक अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने के लिए
निश्चय किया। इस दक्षिणी समुद्री मार्ग से होकर भारत आया, सुमात्रा होते हुए चीन वापस लौट गया। प्राचीन भारतीय चीनी लेखों ने भारत का उल्लेख इनतु थियानतु नाम से किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया। यहाँ भारत में बौद्ध पतन के लिए अंतिम प्रकार के रूप से देखा गया। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा की गई। शंकराचार्य को शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता था। 8वीं शताब्दी से इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव में हुआ। उसने दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य का स्थापित 4 वर्तमान में हिंदू धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस प्रकार श्रृंगेरी, द्वारिका, पुरी उड़ीसा, ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, 4 धाम की बद्री, द्वारिका, पुरी, रामेश्वर आते हैं। जबकि छोटा 4 धाम उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आते हैं। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो भी चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। और जो भी कमी आता है तो इसमें आप इसके कमेंट द्वारा इसको बताएं। दोस्तों आप सभी लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों नमस्कार।